नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेवल अप एकेडमी। दिस इज़ रजनी अरोड़ा। और आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम क्लास 8th का चैप्टर 5th देखने वाले हैं, ज्योग्राफी का। और टाइटल है चैप्टर का इंडस्ट्रीज। ठीक है, सबसे पहले कुछ कीवर्ड्स देख लेते हैं। पहला कीवर्ड है स्मेल्टिंग। क्या होता है स्मेल्टिंग? बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड बोलेंगे इसे। वन वर्ड में भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज़ के अंदर भी आएगा ये क्वेश्चन। The process in which metals are extracted from their ores by heating beyond its melting points। देखो, स्मेल्टिंग का मतलब होता है कि जब आप ओर में से जो आयरन ओर है या किसी भी ओर से जब आप मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, एक्सट्रैक्ट मतलब बाहर निकाल रहे हो, उसे हम स्मेल्ट करेंगे। वो हमारा क्या होगा? स्मेल्टिंग होगा। लेकिन इसमें क्या होता है? हीट किया जाता है। जो ओर्स है उनको हीट किया जाता है, जो उसका मेल्टिंग पॉइंट्स है ना, उससे ज़्यादा पॉइंट पर, उससे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट्स पर इसे हीट किया जाएगा, जिसके कारण जो ओर है वो मेटल, मोल्टन मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। मोल्टन मेटल से कन्वर्ट होने के बाद वो मतलब निकल कर सामने आएगा, जिससे प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, जिससे कोई भी मशीनरी, जिससे कुछ भी प्रोडक्ट आप रेडी कर सकते हो। ठीक है, दोबारा बता रही हूँ, स्मेल्टिंग ध्यान से समझिएगा। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें मेटल की जो आयरन ओर है, मेटल के ओर्स हैं, उसको हीट किया जाता है। लेकिन हीट भी नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं होगा, हीट भी इसके मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा होगा, ताकि क्या हो सके, जो मोल्टन मेटल है वो कन्वर्ट हो सके, मोल्टन मेटल बन सके और उससे हम अपने प्रोडक्ट्स को रेडी कर सके। ठीक है, तो स्मेल्टिंग समझ आ गया। नेक्स्ट देखिए, रिस्क रिडक्शन मेजर्स। These are prevent management activity designed to either directly enforce or empower local actors to contain human vulnerability and hazard and enhance adaptive capacity and action in the long or short term। दोबारा समझते हैं इसको ध्यान से, छोटी छोटी लाइन का मीनिंग देखते हैं। दीज आर प्रिवेंट मेजर मैनेजमेंट एक्टिविटी। ये एक प्रिवेंट मैनेजमेंट एक्टिविटी है, ठीक है, जो कि डिज़ाइन की जाती है। किस लिए डिज़ाइन की गई है? कि जो लोकल, जैसे कि कंपनी के जो लोकल लोग हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी रिडक्शन के लिए, किसी भी रिस्क के लिए। ठीक है, तो उनको एनफोर्स किया जा सके, एम्पावर किया जा सके कि जो हैज़र्ड्स हैं, जो खतरे हैं, या फिर जो इरिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कई बार ह्यूमन की फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ के अंदर, उनको समर्थ किया जा सके, उनको एम्पावर किया जा सके और एनहांस मतलब बढ़ाया जा सके अडेप्टिव कैपेसिटी एंड एक्शंस इन द लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म। कि लॉन्ग और शॉर्ट टर्म के अंदर जो एक्शंस होते हैं या कैपेसिटी होती है, अडेप्टिव कैपेसिटी होती है, उसको बढ़ाया जा सके। देखो, रिस्क रिडक्शन मेजर को अगर हम लोकल लैंग्वेज में समझे तो क्या होगा कि ऐसे मेजर जो रिस्क को कम करे। तो ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, ऐसी मैनेजमेंट एक्टिविटी होती है जो रिस्क को कम करने के लिए यूज़ की जाती है। अब रिस्क को कम करना क्या? जो हैज़र्ड है, जो खतरे हैं, उसे कम किया जा सके। ठीक है, और जो अडेप्टिव कैपेसिटी है, एक्शंस है, उसे बढ़ाया जा सके लॉन्ग और शॉर्ट टर्म के लिए। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? रिस्क रिडक्शन मेजर हो जाएंगे। सनराइज इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? एमर्जिंग इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो नोन एज सनराइज इंडस्ट्रीज। सनराइज इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि एमर्ज हो रही हैं, जो अभी, जो एक तो देखो पुरानी इंडस्ट्रीज होगी, जैसे मान लीजिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, ये तो हमारी पुरानी इंडस्ट्रीज है। ठीक है, जो एमर्ज्ड है। लेकिन जो एमर्जिंग है, अभी एमर्ज हो रही हैं, वो हमारी सनराइज इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे कि आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, वेलनेस, हॉस्पिटैलिटी एंड नॉलेज। ठीक है, सनराइज इंडस्ट्री। टेक्सटाइल डिराइव हुआ है लेटिन वर्ड से टेक्सचर। ठीक है, टेक्सचर विच मीन्स वीव मतलब बुनना। ठीक है, अब ये पूछा जा सकता है कहाँ से डिराइव्ड है, कौन से लैंग्वेज से, कौन से वर्ड से डिराइव्ड हुआ, उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, एक्सरसाइज देख रहे हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म इंडस्ट्रीज। पहले तो इंडस्ट्रीज को की डेफिनेशन को अच्छे से समझ लेते हैं। पूछ ही लिया इन्होंने कि इंडस्ट्री है क्या। Term industries refers to an economic activity that is concerned with production of goods, extraction of minerals और प्रोविज़न ऑफ सर्विस। देखो, इंडस्ट्रीज जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भाई अगर आप यहाँ मतलब पैसे से रिलेटेड है, ठीक है, आप प्रोडक्शन कर रहे हो किसी गुड्स का, वो किस लिए कर रहे हो? प्रॉफिट के लिए कर रहे हो, सेल परचेज के लिए कर रहे हो। ठीक है,
तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये क्लियर हो गया। जिसमें क्या क्या आता है, जिसके अंदर आता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जिसमें आप गुड्स का प्रोडक्शन करोगे, जैसे कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री में करते हो आप, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स को निकालोगे, जैसे आप कोल माइनिंग इंडस्ट्रीज हो गई, इस ऐसी इंडस्ट्रीज के अंदर करते हो। या प्रोविजन ऑफ सर्विस, प्रोविजन ऑफ सर्विस का मतलब है जैसे आप टूरिज्म इंडस्ट्री होती है, इसमें क्या है कि एक गाइड मिल जाएगा आपको, आप कहीं घूमने जा रहे हो, गाइड मिल जाएगा, वो आपको सारी जगह पर घुमाएगा, तो वो आपको सर्विस ही तो दे रहा है, तो ये टूरिज्म इंडस्ट्रीज हो गई। अब 3 चीज़ें कौन कौन सी इंक्लूड है, फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले तो भी इंडस्ट्रीज वो होती है जिसमें प्रोडक्शन ऑफ गुड्स किया जाता है, दूसरा होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स होता है, और तीसरा होता है प्रोविजन ऑफ सर्विस होता है। ये इंडस्ट्री की डेफिनेशन आपको क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर मेन फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इंपॉर्टेंट है ये, पूछा जा सकता है आपसे कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कि इंडस्ट्रीज की लोकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री, सबसे पहला फैक्टर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। देखो आपकी इंडस्ट्रीज तो देखो आप कहीं पे भी सेटअप कर सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है कि अगर आप एक सक्सेसफुल इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हो तो उसकी लोकेशन बहुत मैटर करती है, और उसके साथ साथ उसके फैक्टर्स बहुत इफेक्ट करते हैं, क्योंकि उसके फैक्टर उसकी लोकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। कैसे? अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, आपकी मतलब आपने जहाँ पर इंडस्ट्री ओपन की है, अगर वहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल नहीं है, मतलब कि रॉ मटेरियल पहुँच पा भी रहा है या नहीं पा रहा, अगर पहुँच ही नहीं पा रहा तो आपकी इंडस्ट्रीज की लोकेशन जो है वो सुटेबल नहीं है। अगर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो पा रहा है, पहुंच पा रहा है रॉ मटेरियल, तो आपकी इंडस्ट्रीज की लोकेशन जो है वो सही है, ठीक है। इसी तरह से अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, बिना किसी लैंड के मतलब एक प्रॉपर लैंड के आप इंडस्ट्रीज ओपन नहीं कर सकते, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड है या नहीं है। एडुकेट सप्लाई ऑफ वाटर सप्लाई, अब देखो हमने इस लेसन के अंदर पढ़ा कि जो भी इंडस्ट्रीज ओपन हुई हैं वहाँ पर वाटर सप्लाई की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, तभी इंडस्ट्रीज ग्रो करेगी, क्योंकि ये एक एसेंशियल मटीरियल है, ठीक है। तो अब एडुकेट सप्लाई ऑफ वाटर जो है वो भी होना चाहिए, अगर नहीं है तो इट मीन्स आपकी लोकेशन सुटेबल नहीं है। लेबर, एडवोकेट सप्लाई ऑफ लेबर, अब लेबर जो है वो है स्किल्ड लेबर है या नहीं है, मतलब ऐसी आपने क्या पता ऐसी जगह पे इंडस्ट्रीज ओपन की है वहाँ पे लेबर की अवेलेबिलिटी नहीं, लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं, या फिर अगर पहुँच पा रहे हैं तो वहाँ पे स्किल्ड लेबर नहीं है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। एक्सेस ऑफ टू पावर, मतलब इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है वो हो पा रही है या नहीं हो पा रही, अगर नहीं हो पा रही है तो आपकी लोकेशन सेटेबल नहीं है। अमाउंट ऑफ कैपिटल, कि आपके पास इतना अमाउंट है कैपिटल का, मतलब पैसा है कि आप इंडस्ट्रीज के लिए लगा पा रहे हैं, तो वो भी इफेक्ट करता है। एक्सेस टू ट्रांसपोर्ट, अब आपने ऐसी जगह पे इंडस्ट्री ओपन कर ली जहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, तो कैसे आप मार्केटिंग कर लोगे, कैसे आप मार्केट तक चीज़ें पहुँचा दोगे, या फिर आपकी इंडस्ट्रीज के लिए जो चीज़ चाहिए वो आप कहाँ से लाओगे। तो एक्सेस टू ट्रांसपोर्ट भी होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ मार्केट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपने अपनी इंडस्ट्री से प्रोडक्ट रेडी कर दिया, अब उसको सेल करने के लिए एक मार्केट भी तो चाहिए, क्या आसपास अच्छी मार्केट है। अगर इन सब फैक्टर्स अवेलेबल है और सब फैक्टर्स सही से हैं, तो इट मीन्स आपकी जो इंडस्ट्री की लोकेशन है वो बिल्कुल सुटेबल है, वो बिल्कुल सही है, और आपकी इंडस्ट्री ग्रो करेगी ही करेगी। नेक्स्ट, which industries is often referred to as the backbone of modern industry, कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज है जिसे बोला जाता है कि भाई ये तो मॉडर्न इंडस्ट्रीज की बैकबोन है। अब ये भी क्वेश्चन जो है एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, तो आंसर है कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इज often referred to as the backbone of the modern industry। अब ये कौन सी इंडस्ट्री जिसे बैकबोन बोला जाता है मॉडर्न इंडस्ट्री की, और क्यों बोला जाता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट यही पहले पता होना चाहिए कि बैकबोन किसे बोला जाता है मॉडर्न इंडस्ट्री की। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है वो एक तरह से बैकबोन है मॉडर्न इंडस्ट्रीज की। क्यों है? बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज ईदर मेड ऑफ आयरन और स्टील, और हैज़ बीन मेड यूजिंग टूल्स एंड मशीनरी मेड ऑफ दीज मेटल्स। देखो आप ये देख लीजिए कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग, हर चीज़ जो है वो आयरन और स्टील इंडस्ट्री से बनी है। नहीं, अगर वो नहीं बनी है ना तो उसके जो टूल्स है मशीनरीज है वो जरूर इसी मेटल के बने होंगे, आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज के। देयर आर प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स, लाइक काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं हम, जैसे मान लीजिए शिप, ट्रेन्स, व्हीकल,
ऑल आर मेड ऑफ लार्जली ऑफ स्टील, स्टील के बने हुए हैं. मटीरियल्स ऑफ आवर डे टू डे यूज स्टार्टिंग सेफ्टी पिन टू अवर बिल्डिंग इन विच वी आर लिव आर मेड फ्रॉम स्टील. कि आप सेफ्टी पिन से ले लगा लीजिए, एक छोटा सा सेफ्टी पिन से लेकर वो बिल्डिंग जहाँ पर आप रह रहे हो वो सब स्टील्स की बनी हुई है. मतलब ऐसा नहीं है कि आपका घर स्टील का बना हुआ है, आपकी बिल्डिंग, आपकी जो बिल्डिंग है उसमें जो वर्क हुआ है, फ्रेमवर्क है, जो आपकी ग्रिल्स हैं, वो सब क्या है, स्टील की तो बनी हुई है. विदाउट द यूज ऑफ आयरन नो इंडस्ट्रीज कैन रन. मतलब ये लगा लीजिए कोई भी इंडस्ट्रीज को रन करने के लिए आयरन की जरूरत होती है, इसके बिना नहीं कोई इंडस्ट्री रन कर सकती. ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए. वाई डिड कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री रैपिडली एक्सपैंडिंग इन मुंबई. कैसे एक्सपेंड हो रही है ये इंडस्ट्रीज मुंबई के अंदर. कॉटन टेक्सटाइल एक्सपेंडिंग रैपिडली इन मुंबई बिकॉज ऑफ इट्स वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट. देखो सबसे बड़ी बात कि आपकी इंडस्ट्रीज कहीं भी ग्रो तभी करेगी अगर उसे क्लाइमेटिक कंडीशन, जियोग्राफिकल फैक्टर्स जो हैं वो अपने अकॉर्डिंग मिलेंगे. कि जो उन्हें कंडीशन, जैसे तो कॉटन टेक्सटाइल के लिए हमें वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए तो वहाँ पे मिल रहा है. फैसिलिटी ऑफ पोर्ट है, पोर्ट की फैसिलिटी से इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ईजीली हो जाता है. फॉर इम्पोर्टिंग ऑफ मशीनरी एंड अबव ऑल ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर. देखो जी, पहली बात तो वहाँ पर क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत सूटेबल है. दूसरी बात अवेलेबिलिटी, फैसिलिटी ऑफ पोर्ट है, जिसके कारण हम इंपोर्ट कर पा रहे हैं मशीन्स का, और जो स्किल्ड लेबर है उनका भी इंपोर्ट हो जाता है. मतलब कि वो लोग भी मंगवाए जा सकते हैं दूसरे. तो इसीलिए मुंबई में ये फैसिलिटी होने के कारण हमारी इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो कर रही है. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं. टिक द करेक्ट आंसर. अब इसके अंदर आपको क्या दिया हुआ है, इसके अंदर आपको ना 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं. जैसे कि फोर्ट ग्लॉस्टर इज लोकेटेड इन. फोर्ट ग्लॉस्टर कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है, कैलिफोर्निया में है या गुजरात में है. तो हमारा आंसर है कि जो हमारा फोर्ट ग्लॉस्टर है वो हमारा कहाँ पर है, कैलिफोर्निया में है. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, MCQs में पूछा जाता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फाइबर. नेचुरल फाइबर, और देखो 2 तरह के फाइबर होते हैं. एक हो गया आपका नेचुरल फाइबर और एक होता है आपका मैन मेड फाइबर. अब आपको ये पता होना चाहिए कि नेचुरल फाइबर और मैन मेड फाइबर कौन कौन से होते हैं. ठीक है, जैसे नेचुरल फाइबर है, वूल हो गया, सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, लिनन हो गया और जूट, ये हमारे नेचुरल फाइबर है. लेकिन मैनमेड फाइबर कौन से होते हैं, नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, आर्कलिक हो गया और रेयोन हो गया. तो अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए जी आपका नेचुरल फाइबर कौन सा है. ऑप्शन दिए गए हैं, नायलॉन है, जूट है, आर्कलिक है. तो हमारा जो नेचुरल फाइबर है वो जूट होता है. ठीक है, डिस्टिंक्श बिटवीन द फॉलोइंग एग्रो बेस्ड एंड मिनरल इंडस्ट्री. देखो एग्रो बेस्ड और मिनरल इंडस्ट्रीज को समझने से पहले, इसके डिफरेंस को समझने से पहले एक चीज़ पहले आपको क्लियर कर देते हैं कि क्लासिफिकेशन दिया हुआ है इंडस्ट्रीज़ का. हमारे लेसन के अंदर क्लासिफिकेशन दिया हुआ है इंडस्ट्रीज़ का कि इंडस्ट्रीज़ को क्लासीफाई किया जाता है 3 बेसिस पर. कौन कौन से बेसिस है, रॉ मटेरियल, साइज और ओनरशिप. ये जो एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड है ये रॉ मटेरियल के बेसिस पर, मतलब देखो रॉ मटेरियल के बेसिस पर ना इंडस्ट्रीज को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है. कौन कौन सी, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, मैराइन बेस्ड इंडस्ट्री और फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री. ये हमारे हो गए रॉ मटेरियल के बेसिस पर जो हमें डिवाइड. और इसी का डिफरेंस पूछा गया है हमसे कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होती है. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री देखिए यूजेस प्लांट एंड एनिमल्स प्रोडक्ट एज अ रॉ मटेरियल. जिसका रॉ मटेरियल प्लांट्स, जिसका रॉ मटेरियल एनिमल्स से मिलता है वो हमारी एग्रो बेस्ड. देखो एग्रो को ना एग्रीकल्चर से थोड़ा रिलेट करो. प्लांट्स हो गया ना, प्लांट्स और एनिमल्स से जिसका रॉ मटेरियल हमें मिलता है वो हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है. मिनरल बेस्ड में देख लीजिए यूजेस मिनरल ओर्स एज अ रॉ मटेरियल. अब इसमें कोई एग्रीकल्चर नहीं है, इसमें क्या है, मिनरल ओर है. यहाँ पर प्लांट की बात नहीं हो, यहाँ पे मिनरल ओर की बात हो रही है. जिसका रॉ मटेरियल मिनरल ओर होता है वो हमारे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं. ठीक है, सेकेंड पॉइंट देख लीजिए, सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल इन रूरल एरिया.
सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट होती है ये रूरल एरिया। अब देखो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर एक सोर्स है ना एम्प्लॉयमेंट का, रूरल पीपल के लिए, रूरल एरिया के लोगों के लिए। और यहाँ पर है सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल इन रूरल एज वेल एज अर्बन एरिया। अब जो मिनरल्स हैं वो किसके लिए एम्प्लॉयमेंट का सोर्सेज हो जाएंगे, रूरल लोगों के लिए भी और अर्बन पीपल के लिए भी। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्रो बेस्ड के अंदर आ जाएगा, डेयरी प्रोडक्ट आ जाएंगे या कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आ जाएगी, ये सब एग्रो बेस्ड है। मिनरल बेस्ड है आयरन और स्टील इंडस्ट्री, हैवी मशीनरी इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो आई थिंक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आप लोगों को क्लियर हो चुका है कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जो है वो क्या है। नेक्स्ट है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। अब ये किस बेसिस पर है और ये क्या है, कहाँ से आए ये सब? देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया कि क्लासिफिकेशन दिया हुआ है आप लोगों को इंडस्ट्रीज का। क्लासिफिकेशन में आपको बताया गया कि रॉ मटेरियल के बेसिस पर इंडस्ट्री डिवाइड होती है, या साइज के बेसिस पर इंडस्ट्री डिवाइड होती है, या फिर ऑनरशिप के बेसिस पर इंडस्ट्री डिवाइड होती है। तो ये जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज है और जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज है, ये ओनरशिप के बेस पर इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया गया, क्लासीफाई किया गया है। तो इसमें डिफरेंस आपसे पूछा गया कि पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री और जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या होती हैं। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ऑपरेट करती है, गवर्नमेंट ऑन करती है, वो हमारी पब्लिक सेक्टर, मतलब पब्लिक के लिए, जो प्योरली पब्लिक के लिए होती है, पब्लिक के बेनिफिट के लिए बनाई जाती है। कौन इसको ऑपरेट करता है? गवर्नमेंट ऑपरेट करती है। जॉइंट सेक्टर में नाम से ही पता चल रहा है जॉइंट होती है। अभी कौन कौन ज्वाइन होता है इसके अंदर? इसके अंदर गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल और अ ग्रुप, मतलब कि गवर्नमेंट, इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इन्वॉल्व हो सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री का। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, और एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं हम जॉइंट सेक्टर का। जॉइंट इंडस्ट्री है मारुति उद्योग लिमिटेड। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ फॉलोइंग द स्पेस प्रोवाइडेड। अब यहाँ पर आपको ना दिया हुआ है कि रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल के दो एग्जाम्पल बताओ, या एंड प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट के एग्जाम्पल बताओ, टर्शरी एक्टिविटी। तो एग्जाम्पल्स देखेंगे हम। रॉ मटेरियल, देखो रॉ मटेरियल मतलब ऐसी चीज़ है जिससे हम आगे प्रोसेस करके आउटपुट बनाएंगे या फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाएंगे। तो रॉ मटेरियल क्या होता है? कॉटन, कॉटन से हम कपड़ा बनाते हैं। स्टील, स्टील भी हमारा रॉ मटेरियल, स्टील को आप मशीनरी बनाते हो, आप पाइप्स बनाते हो, इक्विपमेंट्स बनाते हो। ठीक है, एंड प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट मतलब जब चीज़ बन के रेडी हो चुकी है, तो कॉटन से हमारी एक शर्ट बन के रेडी हो चुकी है। ठीक है, स्टील से हमारी एक सेफ्टी पिन बन के रेडी हो चुकी है, तो हमारा एंड प्रोडक्ट है। टर्शरी एक्टिविटी, टर्शरी एक्टिविटीज़ मतलब सर्विसेज एक्टिविटी। कौन सी ऐसी एक्टिविटी थी जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है? जैसे कि बैंकिंग है, बैंकिंग आपको लोन दे रही है, वो एक सर्विस दे रही है। इंश्योरेंस कर रही है, वो भी सर्विस दे रही है। ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट भी हमारा सर्विस ही तो प्रोवाइड करवाता है हमें, ट्रांसपोर्ट। तो टर्शरी एक्टिविटीज़ है। ठीक है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को तो बहुत अच्छे से समझ चुके हो आप। डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, वो भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है। और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है वो भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है। कॉटेज इंडस्ट्री, अब ये जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है ना, ये क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर है? साइज के बेसिस पर। देखो एक होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एक होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है कॉटेज इंडस्ट्रीज, छोटे छोटे घरों में लोग जो इंडस्ट्रीज ओपन कर, इंडस्ट्रीज ओपन का मतलब है घरों से काम करते हैं लोग, जैसे कि वीविंग, ठीक है, स्पिनिंग, ये काम घर से छोटे छोटे बास्केट्स बनाते हैं लोग, पर्स बनाते हैं, बैग्स बनाते हैं, उसको सेल करते हैं, तो वो आपकी कॉटेज इंडस्ट्रीज हो जाएंगी। ठीक है, जैसे कि पॉटरी हो गया या फिर बास्केट वीविंग इंडस्ट्रीज, छोटे छोटे मतलब घरों से ही काम कर रहे हैं वो लोग, कॉटेज इंडस्ट्रीज हो जाएंगी। कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं? जो कोऑपरेशन से चलती है, एक तरह से ये लगा लो आप। कोऑपरेशन से कैसे? कि जैसे आप, जैसे कि कोई प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर क्या करता है कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज के अंदर जाके अपना जो मटीरियल है, जो जैसे कि जो भी प्रोडक्ट है, जैसे कि वीट है, जैसे कि राइस है, कोई भी क्रॉप है या मिल्क प्रोडक्ट्स है, जाके सेल कर देता है और उनसे पैसे ले लेता है। ठीक है, तो वो कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज है। कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज में हमारा क्या होता है? कौन से एग्जांपल्स हैं? आनंद मिल्क, अमूल, मतलब अमूल का एग्जांपल है ये, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एंड सुधा डेयरी जो है वो कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज है। ठीक है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। What city of India is called the मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। देखो जी, अब यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं? आखिर ये मैनचेस्टर क्या, पहले तो यही समझ लेते हैं। मैनचेस्टर है, देखो इंग्लैंड के अंदर। सबसे पहले ना हमने ये डिस्कस किया था कि जो कॉटन इंडस्ट्रीज है ना वो कहाँ पर ओपन हुई थी, जो पहले मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन था कॉटन इंडस्ट्रीज का वो कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। इंग्लैंड के अंदर मैनचेस्टर है वो इंडस्ट्रीज का हब था, मतलब इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज थी। तो वो ब्रिटेन का, वो इंग्लैंड का मैनचेस्टर हो गया जहाँ पर इंडस्ट्रीज का हब था। तो उसी तरह इन्होंने कहा कि भाई इंडिया का हब क्या है, इंडिया का मैनचेस्टर क्या है, मतलब सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज हैं वो कहाँ पर है इंडिया के अंदर? तो वो क्या है, कहाँ है? अहमदाबाद, गुजरात। तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया जो है वो अहमदाबाद को बोला जाता है। व्हाट रिवर प्रोवाइड सफिशिएंट वाटर फॉर द मिल्स इन ओसाका? अब ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी रिवर जो है सफिशिएंट वाटर सप्लाई देती है ओसाका के अंदर। अब ये ओसाका कहाँ है, ये आप क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है, कि ओसाका कहाँ पर है। और ओसाका की जो मेन रिवर है जो उन्हें वाटर सप्लाई देती है वो है योडो, ठीक है। हाउ मच टेक्सटाइल इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड? हाउ मच टेक्सटाइल इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम द इंडियन टेक्सटाइल, कि कितनी टेक्सटाइल जो है एक्सपोर्टेड की जाती हैं इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वर्ल्ड के अंदर? तो 1/3 आ जाएगा, ठीक है। When the first mechanized textile was established in India and where? कब एस्टैब्लिश की गई थी मैकेनाइज टेक्सटाइल होती है जब मशीनों से काम होता है, मैकेनाइज प्रोडक्शन, मशीनों से जो प्रोडक्शन किया जाता है, तो वो कब स्टैब्लिश हुई थी? मुंबई के अंदर स्टैब्लिश हुई थी 1854 में, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द ओनली आयरन स्टील प्लांट इन इंडिया बिफोर 1947? अब आपसे क्या पूछ रहे हैं ये आपसे पूछ रहे हैं कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री बिफोर 1947 से पहले आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज जो हैं वो कौन सी थी? टिस्को, ठीक है। एक तो टिस्को की फुल फॉर्म बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में। आप दूसरा क्वेश्चन ये बताएंगे कि ओसाका कहाँ पर है, और मैनचेस्टर ऑफ जापान किसे कहा जाता है? ये 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ठीक है। टिस्को की फुल फॉर्म, और मैनचेस्टर ऑफ जापान किसे कहा जाता है, और ओसाका कहाँ पर है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करना। अगर कोई डाउट है अभी भी इन क्वेश्चन से रिलेटेड, लेसन से रिलेटेड भी, तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।